हेलो स्टूडेंट्स। सिंडिकेट आईएएस के इस बृहद विशाल और आप सबके लिए बहुउपयोगी मंच पर मैं डॉक्टर विनय सिंह आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस का अध्ययन यहां पर किया जाएगा वह वास्तव में अभी हाल में ही भारत की यात्रा पर कतर के शेख का जो दौरा आयोजित किया गया उसके संदर्भ में भारत और कतर के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो नए आयाम उभर कर सामने आए हैं, हम यहाँ पर आप सबके समक्ष एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आज का जो अध्ययन का विषय है वो भारत कतर संबंधों के सिलसिले में अमीर शेख अल थानी की भारत यात्रा को लेकर है और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। हम यह भी अवलोकन करेंगे कि वे समझौते क्या हैं, उन समझौतों का इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या जाएगा, ऐसा इम्पैक्ट कतर के ऊपर क्या पड़ने वाला है और इससे दोनों देशों के बीच संबंध कहां तक आगे बढ़ेंगे। तो उन संबंधों का भी विश्लेषण आज के अध्ययन का मुख्य विषय है। दरअसल में अभी हाल ही में कतर के शेख की जो भारत यात्रा का आयोजन किया गया, ये 2 दिवसीय भारत यात्रा थी उनकी। 17 फरवरी 2025 को कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे और बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है उनकी। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने जब वो दिल्ली उनका आगमन हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल के विपरीत उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर जाकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल थानी को वेलकम किया, जो वास्तव में इस बात को रेखांकित करता है कि भारत कतर के साथ अपने संबंधों को कितना अहमियत प्रदान करता है। तो यह 2 दिवसीय यात्रा 17 फरवरी 2025 को उनके दिल्ली आगमन के साथ आरंभ हुई और 18 फरवरी 2025 को शेख को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके उपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर उनके साथ विचार विमर्श किए गए। इस विचार विमर्श के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते आयोजित किए गए। तो हम उन समझौतों का भी आकलन करेंगे। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, यह वही तस्वीर है जब शेख अल हमीद भारत की यात्रा पर, शेख अल थानी जब भारत की यात्रा पर आए उस दौरान की यह तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि दोनों देशों से संबंध की एक कहानी पूरी तरह से बयां करने में सक्षम है ये पिक्चर। ये भी जो है स्पष्ट हो रहा है कि भारत और कतर के बीच और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के शेख के बीच क्या केमिस्ट्री है, क्या गजब की केमिस्ट्री है। तो शेख अल थानी और नरेंद्र मोदी के बीच जो आपसी संबंध हैं वो न केवल औपचारिक रिश्ते के रूप में हैं, बल्कि इनके बीच परस्पर कुछ ऐसे संबंध, कुछ भावनात्मक संबंध भी स्थापित हुए, मित्रतापूर्ण संबंध दोनों के बीच में है। हम इसी का अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, दोनों जब एयरपोर्ट से आगे बढ़े हैं उस समय की तस्वीर है आपकी। और यहाँ पर ये आप भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शेख अल थानी का जब एक जगह पर मिलन हुआ तो उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत क्षण था। और इस दौरान हैदराबाद हाउस में जब
मीटिंग का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी, तो भारत और कतर के बीच वैसे तो कई समझौते किए गए, लेकिन उनमें 2 समझौते बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। मैं उन समस्त समझौते का विश्लेषण यहां पर करूंगा। तो 18 फरवरी 2025 को भारत और कतर ने कूटनीतिक रिश्तों की मजबूती और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत यात्रा पर आए कतर के अमीर शेख अल थानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। इन दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। अब हम देखें कि ये जो 2 समझौते किए गए, ये 2 समझौते कौन कौन से थे। तो यहाँ पर जो 2 समझौते आयोजित किए गए, इनमें पहला समझौता है दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थापना को लेकर यह पहला समझौता किया गया। अब यहां पर ये जो पहला समझौता है, ये दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में है, और दूसरा समझौता किया गया दोहरे कराधान से बचने को लेकर। बहुत अहम समझौते हैं ये दोनों, न केवल भारत की दृष्टि से बल्कि कतर की दृष्टि से भी। तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थापना को लेकर ये समझौते किए गए, और साथ ही जो दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसके मार्ग में जो दोहरे कराधान की समस्या उत्पन्न होती रहती है, इसको लेकर समझौते आयोजित किए गए। अब पहले समझौते को अगर हम देखें तो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो वहां पर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया। दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया, और इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही परस्पर सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे। और दूसरा समझौता जो है दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचने को लेकर आयोजित किए गए। कतर के प्रधानमंत्री सानी और भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने समझौते के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इस समझौते से, ये जो दोहरे कराधान से संबंधित समझौते हैं, तो इस समझौते से दोनों देशों के बीच कारोबार में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट को कारोबार के दौरान दोनों देशों में आय पर कर चुकाना होता है। कोई कॉर्पोरेट अगर सपोज दैट कतर में कार्य कर रहा है, या कोई कॉर्पोरेट भारत में आकर, वो कतर का कॉर्पोरेट है भारत में आकर काम कर रहा है, या कोई ऐसा कॉर्पोरेट है जो भारत का है कतर में काम कर रहा है, या कतर के कार्य जो है भारत संपन्न किए जा रहे हैं, तो दोनों देशों में उसे अपना इनकम टैक्स जमा करना होता है। भारत में भी जमा करेगा और कतर में भी करेगा। सपोज दैट भारत की कोई कंपनी है और वह कतर में कारोबार कर रहा है, तो कतर में जो कुछ उसकी कमाई हो उसका इनकम टैक्स जो है कतर में भी जमा करता है, और भारत में भी भारत की सरकार भी जो है उसे इनकम टैक्स देती है। तो इस प्रकार के जो दोहरे कराधान है उसकी जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच एक समझौते किए गए हैं। तो नए समझौते में दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर को लेकर राजकोषीय चोरी की रोकथाम को लेकर भी कुछ संशोधन किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हैं ये दोनों देशों के बीच में दोहरे कराधान से बचने को लेकर। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच कुछ और भी समझौते किए गए हैं। हम उन समझौतों का भी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, खासकर जो सहमति पत्र यहाँ पर व्यक्त किए गए। यहाँ पर देखिए अन्य जो समझौते किए गए ये वास्तव में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने के रूप में है। पहला है
उद्योग संगठन CII और कतर व्यवसायी संघ के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसी प्रकार इन्वेस्ट कतर और इन्वेस्ट इंडिया के बीच भी समझौते का आयोजन किया गया। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हैं और कतर ने आगामी वर्षों में भारत में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा किया है। तो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक क्या है कि भारत में उसका जो निवेश है 1.5 अरब डॉलर का है, जिसे बढ़ाकर अब 10 अरब डॉलर करने की बात की गई है। कतर ने यह भी ऐलान किया है कि वह भारत में कतर निवेश बोर्ड का कार्यालय खोलेगा। भारत ने कतर की घोषणाओं का स्वागत किया है। बहुत बड़ी घोषणा है। अगर भारत कतर निवेश बोर्ड का गठन भारत के अंदर होता है, भारत में कतर निवेश बोर्ड की स्थापना की जाती है, उसका कार्यालय खोला जाता है, तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी और बढ़ेगी और खासकर कतर से निवेश भारत में ज्यादा होगा। व्यापार को बढ़ावा देने के संदर्भ में भी दोनों देशों ने डिजिटल सेवाओं के परस्पर संचालन पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही भारत का जो UPI है कतर में और कतर का जो BNQ है, जिस प्रकार भारत में ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप सब UPI का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इसी प्रकार के UPI के समानांतर ही आप कह सकते हैं कतर में BNQ का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में एक दूसरे के POS पर ये चलेगा। तो भारत का UPI कतर में और कतर का जो BNQ है वह भारत में एक दूसरे के POS पर काम करेंगे। यानी भारत का जो UPI है कतर का जो POS है उस पर काम करेगा और कतर का जो BNQ है भारत के POS पर काम करेगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने, भारत और कतर दोनों ने सीमा पार होने वाले आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की है। अब हम थोड़ा सा अगर इस बात का आकलन करें कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में जो निवेश हैं, भारत का कतर में निवेश और कतर का भारत में निवेश, उसकी वस्तु स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम समझें कि कतर का भारत में निवेश की स्थिति क्या है। अगर इस तरह हम विश्लेषण करें तो कतर का भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में, हेल्थ केयर सेक्टर, IT सेक्टर, इन सब क्षेत्रों में 1.5 अरब डॉलर का निवेश है। कतर निवेश बोर्ड भारत में निवेश बढ़ाने की संभावनाओं को तलाश रहा है, कारण कि इसको अब 1.5 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा निर्णय है। अभी क्या है कि दोनों देशों के बीच बल्कि आप कह सकते हैं कि कतर ने भारत में 1.5 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। निकट भविष्य में यह जो निवेश 1.5 अरब डॉलर का जो निवेश है, इसे 10 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर किए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। और कैसे की जाएगी, तो इसके लिए भारत में निवेश बढ़ने की जो संभावना है वो कतर निवेश बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें भारत का कतर में क्या निवेश है, तो भारतीय कंपनियों ने कतर में 35 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। कतर में 19 भारतीय स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहां पर लगभग 45,000 बच्चे एजुकेशन लेते हैं, भारतीय बच्चे एजुकेशन लेते हैं। अगर हम व्यापारिक साझेदारी की बात करें तो दोनों देशों से व्यापारिक साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर गए हैं। बल्कि आप कह सकते हैं कि भारत जो है कतर का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। यानी भारतीय कंपनियां और भारत की सरकार की ओर से जो है व्यापार कतर में बहुत बेहतर स्थिति में है। बल्कि इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि कतर का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार आज की डेट में वो भारत है।
2023-24 में भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय कारोबार 14 अरब डॉलर से अधिक हुआ है। अब ये समझिए कि यहां पर आपके जहन में जो है ये 14 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है भारत और कतर के बीच, द्विपक्षीय कारोबार हुआ है 14 अरब डॉलर का। 2023-24 का ये डाटा है। 2023-2024 के दौरान ये व्यापार दोनों देशों में 14 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि कौन सी वस्तुओं का व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में। तो जाहिर सी बात है, जो पेट्रोलियम उत्पाद है वो भारत कतर से खरीदता है, और वहीं भारत कतर को खाद्यान्न है, ज्वेलरी, फल सब्जियां आदि को निर्यात करता है। तो भारत से खाद्यान्न कतर पहुंचते हैं, ज्वेलरी कतर भेजा जाता है, फल सब्जियां जो है वह निर्यात होता है भारत से कतर को। और कतर से सर्वाधिक जो है तेल की आपूर्ति या पेट्रोलियम गैस की जो आपूर्ति है वो कतर से भारत की ओर होता है। कतर के साथ भारत का जो व्यापार है वो बहुत हद तक आयात पर आधारित है। यहाँ पर अगर भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन की बात करें तो कतर के पक्ष में न कि भारत के पक्ष में है। अभी हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। यानी कतर से आयात ज्यादा होता है, व्यापार कम होता है, निर्यात कम होता है। हम कतर से ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद आयात करते हैं, जबकि बदले में जो हमारा निर्यात है उस अनुपात में नहीं होता जिस अनुपात में हम उसे तेल या जो प्राकृतिक गैस है वो खरीदते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कतर के साथ भारत का जो व्यापार है वह बहुत हद तक आयात पर आधारित है। भारत मुख्य रूप से कतर से तरलीकृत प्राकृतिक गैस जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, उसका आयात करता है। अब इसका परिणाम क्या है कि इसे व्यापार असंतुलन बना हुआ है। भाई हमारी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एलएनजी की बड़ी मात्रा कतर से खरीदते हैं, और हमारे यहाँ से क्या जाता है खाद्यान्न, ज्वेलरी, फल सब्जियां वगैरह वगैरह। तो भारत ने कतर से लगभग 12.3 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया 2023-24 में। अब यहाँ देखिए कुल 14 अरब डॉलर का व्यापार हुआ दोनों देशों के बीच में। इनमें 12.3 अरब डॉलर जो है ये हमने वहां से आयात करवाया। ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद है जो भारत को आए, भारत की ओर आए, और शेष 14 में से जो है आप 12.3 निकाल दीजिए तो शेष 1.7 बिलियन डॉलर का हमने निर्यात किया। तो यह निर्यात हमारा बहुत कम है, आयात बहुत ज्यादा होता है वहां से। तो इस वजह से जो व्यापार संतुलन है वह भारत के पक्ष में न होकर कतर के पक्ष में है। और हम जिसका निर्यात करते हैं, हमने कहा कि खाद्यान्न में क्या है, बासमती चावल का हम निर्यात करते हैं। भारत से लोहा कतर को भेजा जाता है, उसका हम निर्यात करते हैं। इस्पात के जो अन्य सामान है उसका भी हम निर्यात कतर को करते हैं। मशीनरी सामानों का भी निर्यात हम कतर को करते हैं। तो यहाँ पर जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा, दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप है। फिर भी संबंधों का निर्वहन करना है और हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए निश्चित रूप से किसी न किसी देश से आयात करेंगे ही। हमें एलएनजी की बड़ी मात्रा चाहिए, और वो बड़ी मात्रा जो है कहां से आपूर्ति होती है, वो कतर से होती है। इसी प्रकार अब देखिए यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि भारत और कतर के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उसकी वस्तु स्थिति क्या है। एक तरफ वर्ष है, दूसरी तरफ कारोबार है। कितना कितना तो 2023-24 में 8.62, हालांकि ये पूरी रिपोर्ट नहीं, ये 14 तक पहुंच जाता है। 22-23 में देखें तो 18.78 बिलियन डॉलर। ये सारे आंकड़े जो है अरब डॉलर में है। तो भारत और कतर के बीच जो व्यापार है 2018-19 से लेकर 2023-24 तक के आंकड़े अब आपके सामने उपलब्ध है। जो दोनों देशों के जो कारोबार हुआ 2018-19 में, दोनों देशों के बीच जो कारोबार हुए वो 12.33 अरब डॉलर के बराबर था। 2019-20 की बात अगर हम करें
तो 10.96 अरब डॉलर का जो है कारोबार दोनों देशों के जो हुआ है। 2020-21 में गिरावट का दौर था, और गिरावट इसलिए कारण कि वो कोरोना पीरियड था। 9.21 अरब डॉलर, फिर भी व्यापार बहुत कम नहीं है। 10.96, यहाँ मात्र 2 अरब डॉलर की कमी या 2.5 अरब डॉलर की कमी यहाँ पर 2020-21 दौरान आई। 2021-22 के दौरान देखें तो ये काफ़ी बढ़ा, 15.20 अरब डॉलर। 2023-22 में देखें तो 18.78 अरब डॉलर। 2023-24 में देखें तो 8.62, ये पुराने आंकड़े हैं। अगर लेटेस्ट अभी जो सरकार ने जारी किया, घोषित किया है, वो 14 अरब डॉलर आ गया है। अब इसी को हम इस फिगर में देखें तो ये शो कर रहा है कि भारत और कतर के बीच जो व्यापार व्यापारिक स्थिति रही है, उसका यहाँ पर आप अवलोकन कर सकते हैं। ये देखिए 2009-10 की स्थिति ये थी, लगभग 60 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा था। अब ये देखिए ये जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा है, हम इस पोजीशन पहुंच गए। ये 2013-14 तक के आंकड़े हैं, उसको हमने चार्ट में यहाँ पर दिखाया है। अब इसी चीज को जो है हमने यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास, चूंकि खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे, तो यहाँ पर हमने ट्रेड विथ ओमान, बहरीन, कुवैत और कतर एक साथ हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो ऐसा नहीं केवल कतर से ही हमारे व्यापारिक संबंध हैं, बल्कि कतर के अतिरिक्त जो अन्य पश्चिमी एशिया के देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं। जो कि इस बात को आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब देखिए ये इंडिया और ओमान के बीच है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर आप देखें तो इंपोर्ट जो है वो कितना होता है, यानी आयात हम कितना करते हैं, 6.84 बिलियन डॉलर का। यानी अगर हम इसके अनुपात में देखें तो 68% इंपोर्ट हम ओमान से करते हैं, जबकि 32% हम एक्सपोर्ट करते हैं ओमान को। तो यहाँ पर दोनों देशों में देखिए 6.84 बिलियन डॉलर का हमने आयात किया ओमान से, जबकि 3.15 बिलियन डॉलर हमने निर्यात किया है। अगर बहरीन की बात करें तो बहरीन में हमारा निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है। बहरीन से हम इंपोर्ट कितना करते हैं, 0.7 बिलियन डॉलर, जबकि हमारा निर्यात कितना होता है, 0.9 बिलियन डॉलर, यानी 0.2 बिलियन डॉलर ज़्यादा होता है। 46% हम आयात करते हैं और 54% हमारा निर्यात होता है। यहाँ पर व्यापार संतुलन जो भारत के पक्ष में है, लेकिन यहाँ पर देखें ओमान के साथ व्यापार संतुलन ओमान के पक्ष में है। खाड़ी के अधिकांश देशों के साथ यही स्थिति है। इसी प्रकार आप कुवैत के साथ देखें, इंपोर्ट कितना हम आयात करते हैं वहाँ से, 11 बिलियन डॉलर, निर्यात कितना होता है, 1.24 बिलियन डॉलर, 1.24 बिलियन डॉलर। यानी अगर परसेंटेज देखें तो 90% हमारा आयात होता है और मात्र 10% हम निर्यात करते हैं कुवैत को। कतर के साथ है क्या स्थिति है, तो इंपोर्ट जो होता है 13.19 बिलियन डॉलर, नियर अबाउट जो है आप खुद देख सकते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं, ये 2021 का आंकड़ा है। और एक्सपोर्ट कितना हम करते हैं, 1.83 बिलियन डॉलर, लगभग 2 बिलियन डॉलर। अगर परसेंटेज में देखा है तो 88% हमारा आयात होता है, जबकि हम निर्यात कितना करते हैं, मात्र 12% कतर को। तो इन तस्वीरों से ये बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, समझा जा सकता है। ये पूरी तरह से हमने दिखाया है भारत का जो ट्रेड है, वो जिन देशों के साथ हमारा ट्रेड है उन सब के साथ क्या स्थिति रही है अब तक। और यहाँ पर भी देखें तो अगर संपूर्णता के साथ अवलोकन किया जाए तो भारत का जो व्यापार संतुलन है वह भारत के पक्ष में नहीं है। या आप खुद समझते हैं 2023 का जो ट्रेड डेफिसिट है वह 268 बिलियन डॉलर के बराबर है। और ट्रेड डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को हम एक दूसरे को माइनस कर दें, जितना हमने आयात किया और जितना हमने निर्यात किया, शेष जो आ रहा है, अगर हमने आयात ज़्यादा किया निर्यात कम किया तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं कहलाएगा। तो हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात बहुत कम करते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल जो इंपोर्ट किया गया
716 यानी $716 बिलियन सामान आयात किए भारत में। और भारत से निर्यात कितना हुआ, एक्सपोर्ट हमने कितना किया, $448 बिलियन के बराबर हमने निर्यात किया है। हालांकि अब निर्यात भी हमारी ओर से जो निर्यात है वह बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहले निर्यात की स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन अब हमारा निर्यात भी ठीक ठाक अवस्था में पहुंच रहा है और दोनों की जो व्यापार संतुलन है वो $268 बिलियन के बराबर है। अभी ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड हमने यहाँ पर दर्शाया है, चाइना के साथ, यूएस के साथ, यूएई के साथ, हांगकांग के साथ, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, जर्मन वगैरह वगैरह, इसको भी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसका भी अवलोकन आप सब अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार हमने इसमें भी दिखाने का प्रयास किया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसके अतिरिक्त जो है अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बाद अगर हम इसका विश्लेषण करें, खासकर जो अल-थानी की भारत यात्रा हुई है, इस संदर्भ में कुछ जो अन्य मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई, सहमति दोनों देशों में जो बनी है, उसमें खासकर नेशनल बैंक कतर के संदर्भ में है। कतर गुजरात के गिफ्ट सिटी में नेशनल बैंक कतर का कार्यालय स्थापित कर भारत में अपनी उपस्थिति को विस्तार देने के लिए प्रयास कर रहा है। तो अभी नेशनल बैंक कतर जो है उसकी शाखा गुजरात में, और गुजरात में कहाँ पर, तो गिफ्ट सिटी में स्थापित हो रही है, जिससे दोनों देशों में व्यापारिक स्थिति और भी प्रबल होगी और भी सुदृढ़ होगी। इसके अतिरिक्त ट्रांजिट हब की हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बेहतर स्थिति है। दोहा भारत की विमान सेवाओं के लिए ट्रांजिट हब के रूप में उभरा है। कतर का जो दोहा एयरपोर्ट है वहाँ पर भारत के दर्जन भर शहरों से सप्ताह में लगभग 200 से ज़्यादा फ्लाइट दोहा पहुँचती है। आप समझ सकते हैं। तो ट्रांजिट हब जो है वह दोहा बना हुआ है। कतर में हम 200 फ्लाइट्स अगर भेज रहे हैं सप्ताह में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, तो बहुत अच्छी स्थिति आप कर सकते हैं कतर के साथ हमारे हैं। अगर हम वर्तमान संबंधों का अवलोकन करें भारत और कतर के संदर्भ में, तो ये जो राजनयिक रिश्ते भारत और कतर के बीच में है, कोई नए राजनयिक रिश्ते स्थापित नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि अमीर का आगमन जो भारत दौरे के रूप में हुआ है वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है, या भारत के प्रधानमंत्री ने जब कतर का दौरा किया तो वहाँ से शुरुआती रिश्ते शुरुआत नहीं। हाँ, बेहतर रिश्ते हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए दोनों देशों के बीच जो राजनयिक रिश्ते हैं ये लगभग 52 साल पुराने हैं। दोनों देशों के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो वास्तव में 70 के दशक में आरंभ हुए थे। 1973 में कतर ने भारत में अपने दूतावास के लिए चार्ज द अफेयर्स की नियुक्ति की थी, और इसके बाद 1974 में कतर ने अपना पहला राजदूत भारत में नियुक्त किया था। ये रिश्ते वहीं से आगे बढ़ते रहे, लेकिन भारत के साथ कतर के अच्छे रिश्ते की नींव अगर देखें तो बहुत पहले पड़ चुकी थी। ऐसा नहीं कि ये शुरुआत जो है 70 के दशक में हुई, बल्कि 1940 में कतर ने दुखन तेल भंडार को खोजा। ये कतर में बहुत महत्वपूर्ण तेल भंडार है और वहां पर विदेश से लोग जाकर काम करते, भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में जाकर कतर में दुखन तेल भंडार में काम करने वाले कामगार पहुंच चुके थे। तो वहां से रिलेशन प्रारंभ होता है। 1990 तक कतर में काम करने वाले विदेश से आए लोगों में भारतीय कामगारों की संख्या 50 लाख तक पहुंच चुकी थी। और पिछले कुछ सालों में देखें तो दोनों देशों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है। और विशेषकर जब से प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में सत्ताधीन हुए, भाजपा की सरकार जब केंद्र में स्थापित हुई, तो भाजपा सरकार के कार्यकाल में न सिर्फ कतर बल्कि अन्य जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके साथ भारत के रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। इसलिए हमने इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास किया कि आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड है वो ओमान के साथ भी है, बहरीन के साथ भी है, कुवैत के साथ भी है, कतर के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है। बहुत 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, और पश्चिम एशिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो सब के साथ हमारे संबंध बेहतर है।
तो यहाँ पर जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ 57 राष्ट्र हैं, उनमें अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया हमारे संबंध अच्छे रही हैं। अगर आप तुर्की को देखें तो बहुत अच्छे संबंध नहीं कह सकते उसके साथ, लेकिन अन्य जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके साथ भारत के संबंध निरंतर बेहतर बने हुए हैं। और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान जो है ये राजनयिक रिश्ते अभूतपूर्व दौर में प्रवेश कर गए हैं। और इसे आप पश्चिम एशिया में भारत की सफल विदेश नीति को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो पश्चिम एशिया में भारत की जो विदेश नीति है वह सफलता के नित नए पायदान को छू रही है। इससे जहां भारत को कारोबारी फायदा हुआ है, वहीं इस्लामिक देशों के बीच भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ चुका है। बल्कि मुस्लिम देशों के साथ पाकिस्तान के उतने बेहतर संबंध नहीं हैं जितने कि भारत की आज की डेट में है। और पिछले 10 सालों में देखें तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन अल थानी ने 2 बार भारत की यात्रा की। 2015 में भी उनकी यात्रा हुई थी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 बार कतर की यात्रा की थी। तो ये जो बेहतर संबंधों का जो सिलसिला है वह नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद और बेहतर स्थिति में निरंतर प्रवेश कर रहा है। यहां तक आपने अध्ययन किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब देशों के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित होने वाले विश्व के नेताओं में से एक है। और यदि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति पर आप नजर डालें तो पश्चिम एशिया नीति सर्वाधिक रणनीति की उपलब्धियों में से एक है भारत की। तो पश्चिम एशिया की जो भारत की नीति है वह सर्वाधिक रणनीतिक नीति के रूप में आज आकलित हो रहा है। भारत और कतर के रिश्ते ऐतिहासिक और रणनीतिक हैं। भारत अपनी जरूरत की 70% गैस अकेले कतर से आयात करता है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कतर से एलएनजी गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से ये आपूर्ति करते हैं। इसलिए व्यापार संतुलन जो है कतर के पक्ष में है। 70% जो एनएलजी है हम कतर से आयात करते हैं। 28 अरब के दीर्घकालिक गैस आपूर्ति समझौते पर अभी एक समझौता हुआ है। कतर के अमीर की जो यह यात्रा है इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और बेहतर स्थिति में पहुंचेगा और बढ़ेगा। भारत और कतर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं क्योंकि कतर वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है। कतर के राष्ट्र निर्माण में भी भारतीय कामगार बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कतर में 8.30 लाख भारतीय रहते हैं। लगभग 8.5 लाख भारतीय जो है वो कतर में रहते हैं और इनमें अल्प प्रशिक्षित कामगार से लेकर उच्च शिक्षित पेशेवर कामगार भी सम्मिलित हैं। और एक अनुमान है कि कतर की कुल आबादी में 27% भागीदारी भारतीयों की है। तो कतर की समझ सकते हैं कि कतर में भारतीयों का कितना ज्यादा जो है क्षेप है या कितना वर्चस्व है या कितनी बड़ी आबादी निवास कर रही है। कतर की कुल आबादी में 27% भागीदारी भारतीयों की है। और अभी जो जिस यात्रा की हम चर्चा कर रहे हैं कतर के अमीर की जो अभी यात्रा संपन्न हुई है उसका एक विश्व को बड़ा संदेश गया है, बड़ा अच्छा संदेश गया है। और संदेश क्या है? इस्लामिक देशों के साथ लगातार अपने रिश्तों को मजबूत कर भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि उसकी नीति सबका साथ और सबका विकास की है। यह पाकिस्तान समेत उन सभी देशों को एक बड़ा जवाब है जो भारत में मुस्लिमों या कश्मीर के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा अभी संपन्न हुई है कतर के शेख अल थानी की। और इस सफल यात्रा के उपरांत उम्मीद की जा सकती है कि भारत और कतर के बीच जो संबंध हैं, जो परंपरागत संबंध हैं, वो और भी बेहतर होंगे। आने वाले समय में इन संबंधों की जो अहमियत है वह और भी बेहतर दिशा में गतिशील होगी। तो आज हम लोगों ने भारत और कतर के बीच संबंधों का अवलोकन किया और इन संबंधों का जो अवलोकन है वो कतर के शेख के भारत यात्रा के संदर्भ में किया गया।
अवलोकन है। इसके बाद हम लोग एक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।